चलिए जी, ईबीसीएल में चैप्टर नंबर 22 हमने स्टार्ट किया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और इसके हमने फर्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, प्लस हमने इस एक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, पर 1930 में इसको अलग कर दिया और इसको अलग से स्पेसिफिकली पहचान दे दी। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था सेल एंड बेलमेंट के बीच में, कि सेल और बेलमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ जाओगे आप। सेल का मतलब तो आप सबको पता ही है कि सेल का मतलब क्या होता है। जब भी दो पार्टीज आपस में, जिसमें एक सेलर होगा एक बायर होगा, मनी कंसिडरेशन के बदले में कोई गुड्स एक्सचेंज करती है, उस ट्रांजेक्शन को हम सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो सेल का मतलब हमें पता है सर, आप हमें मत बताओ, आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या होता है, ये आप बताओ हमें। एक ए नाम का पर्सन है, इसकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, इसके फैक्ट्री के अंदर क्रैकर्स बनते हैं, पटाखे। एक बी नाम का वर्कर है, ये एक्चुअल में जॉब वर्कर है। आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, जॉब वर्कर। मतलब बी क्या करता है, ए से रॉ मटेरियल ले लेता है। ठीक है, रॉ मटेरियल ले करके अपनी ही प्रेमाइसेस के अंदर बैठ करके फिनिश गुड्स रेडी करता है, और बना करके फिनिश गुड्स वापस से ए को सप्लाई कर देता है। ये हमने केस बनाया। तो ए की फैक्ट्री है जहां पटाखे बनते हैं, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो फैक्ट्री में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो अपने घर से काम करते हैं। जो वर्कर अपने घर से काम करते हैं उनके लिए ए क्या करता है, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। वो वर्कर जो अपने घर से काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने घर पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद वापस से सप्लाई कहाँ कर देंगे, एक ही फैक्ट्री के अंदर। तो जो रॉ मटेरियल बी के पास गया, अब मेरा क्वेश्चन है, जो रॉ मटेरियल बी के पास गया, क्या उसका मालिक बी बन जाएगा, या बी सिर्फ एज अ लेबर काम कर रहा है, उस मटेरियल को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपना लेबर वाला काम पूरा कर सके। बताओ, जो रॉ मटेरियल ए से बी के पास गया, क्या उसका ऑनर बी बन जाएगा, क्या इसको हम सेल मान ले। जो रॉ मटेरियल ए से बी के पास सप्लाई हुआ, क्या इसको हम सेल मान सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको हम सेल नहीं मान सकते बिकॉज बी एज अ लेबर काम कर रहा है ए के पास। बी ने रॉ मटेरियल ए से परचेज नहीं किया, कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, मैंने तो कहीं लिखा ही नहीं कि बी ने रॉ मटेरियल लेने के बदले पैसे दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर अगर एक पर्सन एज ए एम्प्लॉयर काम कर रहा है और उसके पास कुछ एम्प्लॉय है, और वो एम्प्लॉयज काम करने के बदले में एम्प्लॉयर की इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉयर के एसेट्स, एम्प्लॉयर के रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयर के स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो लोग अपना काम अच्छे से कर सके, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर मानते हैं, उसको हम सेल नहीं मानते। ठीक है, चाहे गुड्स का चाहे गुड्स का पोजेशन लेबर के पास है, एम्प्लॉयज के पास है, पर वो सेल नहीं है। अब जैसे मान लो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो जो एम्प्लॉयज बैंक में काम कर रहे हैं उनको बैंक ने क्या किया हुआ है, एक एक कंप्यूटर दिया हुआ है काम करने के लिए। तो कंप्यूटर का पोजेशन एम्प्लॉयज के पास है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज कंप्यूटर के मालिक मान लिए जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, बिकॉज वहां पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए ओनर के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेल नहीं है। ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम सेल नहीं मानेंगे। ये मतलब बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का। अब इसको हम नोट्स में पढ़ते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सेल एंड a contract for work and labor becomes important when question of passing of property arises for consideration। ये कह रहे हैं कि अगर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, पास हुई है मतलब ट्रांसफर हुई है,
अगर कोई प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के बदले में ट्रांसफर हुई है तो उस ट्रांजेक्शन को हम सेल मानेंगे या कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर मानेंगे, इसके बीच में डिफरेंस पड़ना जरूरी है। ठीक है। However, these two are difficult to distinguish. The test generally applied is that if as a result of contract, property in an article is transferred to one who had no property therein previously for a money consideration. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर अगर प्रॉपर्टी या कोई आर्टिकल इस तरीके से ट्रांसफर किया गया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कि जिसको ट्रांसफर हुआ है उसके पास पहले वो प्रॉपर्टी नहीं थी, और जो ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी वो मनी कंसिडरेशन के बदले में हुई है, तो मनी कंसिडरेशन आ गया, इसका मतलब उसको हम सेल मान के चलेंगे। और अगर मनी कंसिडरेशन नहीं आया तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर मान के चलेंगे। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देता है, ठीक है, ताकि वो दूसरा पर्सन कोई वर्क परफॉर्म कर सके उस पर्सन के बिहाफ पे जिसने अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए दी है, और कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको फिर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर मान के चलते हैं। अगर मनी कंसिडरेशन एलिमेंट आ गया फिर वो सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर के बीच में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए समझना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है डिफरेंस के फॉर्म में, सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कोई चीज बाय करते हो, और जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते आप उन गुड्स का रियल ऑनर नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे एक कार परचेज की, जब तक मैं उस कार की लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता तब तक उस कार का मैं रियल ऑनर नहीं माना जाऊंगा। सेलर के पास राइट रहेगा कि अगर मैंने इंस्टॉलमेंट पे करने में डिफॉल्ट किया तो सेलर मुझसे कार वापस ले लेगा। ठीक है, पर हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चाहे मैंने आज पहली इंस्टॉलमेंट पे की है, ठीक है, और जो मेरे को इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है वो 10 सालों तक पे करनी है, तो मैं कार तो सामने वाले से आज ही ले लूंगा, पर इंस्टॉलमेंट्स नेक्स्ट 10 ईयर्स तक पे करता रहूंगा धीरे धीरे। जो भी टाइम डिसाइड हुआ है, जो भी अमाउंट डिसाइड हुई है, वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो स्पेसिफाइड अमाउंट मैं पे करता रहूंगा पीरियोडिकली। और कभी भी मैंने अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट किया तो सेलर के पास राइट आ जाएगा, वो मुझसे अपनी गाड़ी वापस लेके जा सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अब हमको ये देखना है कि सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं रेगुलेटेड बाय। जो सेल है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू फॉलो करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर जो एक्ट अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज के ऊपर हायर परचेज एक्ट 1972 एप्लीकेबल होगा। सेकंड पॉइंट, ओनरशिप। सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली बायर को मिल जाएगी, पर हायर परचेज में ओनरशिप बायर को तब मिलेगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा, तभी वो रियल ओनर माना जाएगा। तब तक वो गुड्स को यूज कर सकता है पर रियल ओनर नहीं बनेगा, बिकॉज अभी सारे पैसे पे नहीं हुए हैं इसलिए। नेक्स्ट, पोजेशन। पोजेशन गुड्स का इमीडिएटली ट्रांसफर हो सकता है और नहीं भी, दोनों ही बात है। किसके अंदर, सेल के अंदर। क्योंकि सेल में हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पढ़ते हैं और हम एग्रीमेंट टू सेल भी पढ़ते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेल तो आपने आज कर दी, पर पोजेशन फ्यूचर में जाता है बायर के पास। तो सेल के अंदर पोजेशन प्रेजेंट में जा सकता है या फ्यूचर में जा सकता है, वो मर्जी दोनों पार्टीज की आपस में जैसे डिसाइड हुआ वैसा देखा जाएगा। पर हायर परचेज में क्या होगा, इमीडिएटली पोजेशन ट्रांसफर होगा, पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। बात ध्यान रखना, ओनरशिप तभी जाएगी जब आप आखिरी किस्त लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तभी आप रियल ओनर माने जाओगे। नेक्स्ट आगे है राइट टू टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। बायर के पास सेल वाले केस में, सेल के केस में बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का कोई भी राइट नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे सेलर अपनी सारी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है, तो बायर किस एक्सक्यूज के बेस पे टर्मिनेट करेगा। अगर सेलर गलती कर रहा है, सेलर अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहा, तो बायर के पास एक बहाना आ गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। पर अगर सेल के अंदर सेलर अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा है,
ठीक है, पोजेशन दे दिया, ओनरशिप दे दी, और क्या चाहिए आपको? तो फिर बायर के पास कोई बहाना है ही नहीं ना टर्मिनेट करने का। तो सेल में बायर के पास कोई भी राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। पर हायर परचेज के अंदर बायर के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू रीपोजेस। रीपोजेस मतलब री एंट्री, री एंटर हो जाना, या फिर अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लेना। अब सेलर के पास, सेल के अंदर सेलर के पास प्रॉपर्टी वापस लेने का कोई भी राइट नहीं होता। अगर मान लो हम किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, हमने शॉपकीपर को पैसे दे दिए, उसने हमें गुड्स दे दिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो शॉपकीपर हमारे घर पे आके बोलता है कि जो आपने हमसे कल गुड्स परचेज किए थे ना, वो वापस कर दो हमें। हम बोल रहे हैं क्यों वापस करें, हमने आपको पैसे दे दिए थे और कोई रीजन भी तो नहीं है ना वापस करने का। तो कह रहे हैं सेल के अंदर सेलर अपनी प्रॉपर्टी जो आपको सेल की गई है उसको वापस नहीं मांग सकता, नो राइट। पर हायर परचेज में सेलर के पास राइट है कि वो आपसे अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकता है। कब? एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट मेड बाय बायर इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर बायर टाइम से इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता तो सेलर के पास राइट आ गया है, वो अपनी प्रॉपर्टी आपसे वापस ले जा सकता है। नेक्स्ट है मोड सेल। सेल को हमेशा रिटन फॉर्म में करना जरूरी नहीं है। आप सेल का जो एग्रीमेंट है, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ओरली भी प्रिपेयर कर सकते हो। सारी टर्म्स एंड कंडीशन ओरली भी डिसाइड कर सकते हो, जैसा कि हम करते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर। हम घर के लिए कोई भी सामान परचेज करते हैं या मार्केट से खुद के लिए कोई सामान परचेज करते हैं, सेल होती है वहाँ पे। पर हम एग्रीमेंट कहाँ फॉर्म करते हैं? हम तो बोल करके सारी बातें शॉपकीपर को बोल देते हैं और बोल करके ही एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। तो सेल के अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट फॉर्म करना मैंडेटरी नहीं है, पर करना चाहो तो कर सकते हो। पर हायर परचेज में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है, ताकि उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा हो कि इंस्टॉलमेंट कब कब पे करनी है, कितने कितनी पे करनी है, कितने साल तक पे करनी है, क्या उस पर इंटरेस्ट रेट रहेगा, डिफॉल्ट कब माना जाएगा, क्या सेलर वापस से रीपोजेस करेगा या नहीं करेगा। वो सारी बातें उस रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाएंगी। तो हायर परचेज का जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें एक एग्रीमेंट बनता है, उसे बोलते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे वो फॉर्म करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ आप अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, पैसे भी आपको एक ही बारी में नहीं मिल रहे, आपको धीरे धीरे पैसे मिलने वाले हैं। तो वो सारी बातें पहले से रिटन फॉर्म में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। हाँ ध्रुव, टेबल नहीं बनी तो कोई बात नहीं, जैसे लिखा है वैसे पढ़ लेना। ये आप ऐड कर, बाद में नोट किया है। ठीक है। ये मैंने बाद में इसका एडिशन किया है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। सेल और हायर परचेज में जो डिफरेंस है टेबल की फॉर्म में, ये मैंने अभी ऐड किए हैं, तब तब सबको इजीली समझ आ जाए। तो इसको आप नोट कर लेना, और आपको इसी तरीके से याद करना है, और पेपर में भी इसी तरीके से लिखना है आपको। बिकॉज जो बुक में गिवन है, बुक में भी कंटेंट ऐसा ही गिवन है, थोड़े बहुत अलग पॉइंट्स भी गिवन है, वो पैराग्राफ की फॉर्म में है, और लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, तो मैंने उसको इजी करके टेबल फॉर्म में यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया। बस ये दो ही टेबल थी जो आपको अपने नोट्स से मैच नहीं होंगी, बाकी सारा कंटेंट आपका नोट्स वाला ही है, तो ये मैंने अलग से बाद में बनाई थी। तो एक बार फटाफट से आप इसको नोट कर लो, और नोट करके मुझे बता दो ताकि हम आगे चलें। ठीक है मनीषा, चलो फिर आगे चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये कह रहे हैं कि जब भी हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं, उसमें आप सेल क्या कर रहे हो? ये कह रहे हैं हम गुड्स सेल कर रहे होते हैं। तो सेल ऑफ गुड के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो किस चीज को लेकर के बनता है? किसी गुड को सेल करने के लिए बनता है। ठीक है। अब का मीनिंग क्या है?
गुड्स का मीनिंग क्या है वो हमें यहाँ पढ़ना है। तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो बनता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वो किस चीज के लिए बनता है? किसी न किसी गुड्स को, किन्हीं गुड्स को सेल करने के लिए बनता है। तो गुड्स का मीनिंग क्या है, गुड्स के अंदर हम क्या क्या मानेंगे वो हमें यहाँ पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एसेंशियली गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि गुड्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी काउंट करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो गुड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी कवर होगी वो कौन सी कवर होगी? मूवेबल। अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मतलब गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम नहीं आएंगे, गुड्स के अंदर मनी नहीं आएगी। तो ये दो चीज क्या है? एक्सक्लूड है। एक्शनेबल क्लेम और मनी, इन दोनों को हमने गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है। एक्सक्लूड्स एंड इंक्लूड्स। और क्या क्या आएगा? स्टॉक आएगा, शेयर्स आएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स आएंगे, ग्रास आएगी, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ये कह रहा है कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं? गुड्स मान सकते हैं। कब? अगर वो चीज सेपरेबल है तो। सेवर करना मतलब सेपरेट करना। देखो, हम एक एक्ट पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो हम वहां पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल भी है और इमूवेबल भी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन से जुड़ी हुई है और जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम जमीन से अलग नहीं कर सकते, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हुई? कोई ऐसी चीज या तो जमीन से जुड़ी हुई है ही नहीं। अब जैसे मान लो शेयर्स हैं, शेयर्स जमीन से कनेक्टेड थोड़ी ना है। स्टॉक है, जमीन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये मूवेबल है। प्लस कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये जमीन से जुड़े हुए हैं पर इनको अलग करना पॉसिबल है, तो ये मूवेबल माने जाएंगे। तो कह रहा है कि गुड्स के डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, स्टॉक आएगा, शेयर्स आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स आएंगे, स्टैंडिंग टिम्बर आएंगी, ग्रास आएगी। ये 6 चीज तो आएगी आएगी। प्लस हर वो चीज मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी जिसको हम जमीन से अलग कर सकते हैं, तो उसको हम मूवेबल मान के चलेंगे, मतलब उसको हम गुड्स मान के चलेंगे। पर क्या क्या चीज नहीं आएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, दूसरा एक्शनेबल क्लेम नहीं आएंगे, तीसरा मनी। ये 3 चीज ऐसी है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स के डेफिनेशन में फॉल नहीं होगी। तो इनको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं बनने वाला। तो कहाँ बनेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बनेगा। ठीक है, वहां हम पढ़ेंगे कि घर कैसे सेल होता है, कोई जमीन बेचनी है वो कैसे सेल होगी, तो वहां पढ़ेंगे उस चीज को हम। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक बात और लिखी हुई थी कि कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है और जिसको हम अलग कर सकते हैं। अब अलग कब कर सकते हैं? ये भी काम की चीज है। बिफोर सेल, सेल करने से पहले आप अलग कर लो। जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर क्या करता है? फार्मिंग करता है, कोई एग्रीकल्चर क्रॉप उगाता है, उगा करके उसको काट लेता है, अलग कर लेता है जमीन से, और अलग करने के बाद मार्केट में सेल करता है। तो कह रहे हैं या तो सेल करने से पहले अलग कर लो, या जब आपने सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया उसके बाद अलग कर लो, मर्जी आपकी है। तो अलग करना जरूरी है, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो चीज अलग होनी चाहिए जमीन से। अगर अलग नहीं हो रही, सेपरेट नहीं हो रही, तो फिर वो इमूवेबल बन जाएगी और वो हमारे इस एक्ट के अंदर फॉल नहीं होगी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी डेफिनेशन के अंदर, वो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे, वहां आएगी। ध्रुव, मैंने आपको अभी बताया ना यही चीज। तो अब टावर बोल रहे हो आप, अगर टावर को, अगर कोई टावर लगा हुआ है जमीन में, अगर उसको सेम टू सेम उसी फॉर्म में बिना टूट फूट किए अलग करना पॉसिबल है तो वो मूवेबल बनेगा। अब देख लो, आप देख लो कि उसको सेम टू सेम उसी पोजीशन में अलग करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो मूवेबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो इमूवेबल बनेगा वो। ठीक है, तो इसके लिए कोई लिस्ट गिवन नहीं है कि ये सब चीज मूवेबल बनेगी। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो सरकमस्टांस पे डिपेंड करता है कि जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है अगर उसको उसी पोजीशन में बिना उसको ब्रेक किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए हम अलग कर सकते हैं, फिर तो वो मूवेबल बन जाएगी।
अदरवाइज वो इमूवेबल बनेगी फिर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आगे कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, डिफाइन किया हुआ है, प्लस मनी का मतलब क्या है वो भी आपको डिफाइन किया हुआ है। एक्शनेबल क्लेम एंड मनी आर नॉट गुड्स एंड कैनॉट बी बॉट एंड सोल्ड अंडर दिस एक्ट। तो कह रहा है एक्शनेबल क्लेम और मनी ये दोनों ही गुड्स नहीं होते, इसलिए इनकी ट्रांजेक्शन हम इस एक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, मनी मीन्स करंट मनी। अब कह रहे हैं मनी का मतलब क्या होगा, करंट मनी मतलब जो लीगल मनी आज इंडिया में चल रही है। तो जो पैसे, जो नोट्स, जो कॉइन्स, जो करेंसी आज के टाइम में इंडिया में एक लीगल टेंडर है, जो हर एक पर्सन एक्सचेंज करने के बदले में एक्सेप्ट करता है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, आरबीआई के ऑर्डर पे, तो उसको हम करंट मनी बोलेंगे। तो उसको आप सेल में कवर नहीं कर सकते। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड करेंसी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री, बट नोट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे केस लो बन सकता है, बट नोट ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स विच में बी ट्रीटेड एज गुड्स। पर कह रहा है कि पुराने सिक्के या पुराने नोट, उनको हम गुड्स मान सकते हैं, बिकॉज वो आज के टाइम में इंडिया के अंदर एक लीगल टेंडर नहीं है, वो इंडिया में आज के टाइम में चल नहीं रहा इसलिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी करेंसी को इकट्ठा करते हैं, उनका शौक होता है वो, तो उनको वो सेल करना चाहते हैं, तो उसको हम गुड्स मान के सेल कर सकते हैं, बिकॉज वो करेंसी आज के टाइम में इंडिया में चल नहीं रही इसलिए, तो उसको हम गुड्स मान सकते हैं। पर जो प्रेजेंट करेंसी है उसको हम गुड्स नहीं मानेंगे, उसको आप सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे डिफाइन किया हुआ है एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होगा। एन एक्शनेबल क्लेम इज व्हाट अ पर्सन कैनॉट मेक अ प्रेजेंट यूज और एंजॉय, बट व्हाट कैन बी रिकवर्ड बाय हिम बाय मींस ऑफ ए सूट और एन एक्शन। ये कह रहा है एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा क्लेम जो आप किसी सामने वाली पार्टी से रिकवर कर सकते हो कोर्ट में केस फाइल करके। जैसे मान लो डेट, लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया और मैं बैंक का लोन का पैसा रीपे नहीं कर रहा मैच्योरिटी पे, तो बैंक मेरे ऊपर केस करेगा और केस करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। या मान लो मेरे पास कोई घर है, मैंने वो घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है, और जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है उसका 1 साल का रेंट ड्यू पड़ा है और वो देने से मना कर रहा है, तो मैंने उस पर कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में उस पर केस करके रेंट का पैसा रिकवर कर लिया, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई भी ऐसी मनी, कोई भी ऐसा पैसा जो आप सामने वाली पार्टी से रिकवर कर सकते हो उस पर केस करके। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम हम चैप्टर नंबर 16 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, thus a debt due to a man from another is an actionable claim and cannot be sold as goods, although it can be assigned under the provisions of transfer of property act. Goodwill, trademark, copyright, patent, all are goods, so is a ship। अब यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की और ना कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। तो कह रहा है कि हमारे पास एक एक्ट है चैप्टर नंबर 16 जिसको बोलते हैं टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उस एक्ट के अंदर गुडविल को, ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को, पेटेंट को, शिप को, इन सबको क्या माना गया है, गुड्स माना गया है। एज रिगार्ड वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी इज अ डाउटफुल वेदर दे आर गुड्स। पर ये चीजें डाउटफुल है कि ये गुड्स है नहीं है, तो इनको, इनके लिए अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनको गुड्स मान के चलेंगे या नहीं मान के चलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं मान लो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना हमने कंटेंट पढ़ा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपको गुड्स 3 तरह के दे रखे हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, और थर्ड है कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर, एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्पेसिफिक,
गुड्स, अनएसरटेन्ड गुड्स, और थर्ड है एसरटेन्ड गुड्स। ये चार्ट पढ़ना है हमें पूरा। तो ये सभी टाइप्स पढ़ने हैं हमको जो हमने ये चार्ट में लिखे हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसमें गुड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्पेसिफिक, अनएसरटेन्ड और एसरटेन्ड। सबसे पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सी होती है, चलो बताओ। एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सी होती है और प्रपोज्ड कंपनी कौन सी होती है, बताइए। प्रपोज्ड कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी क्या होती है? एक्शनेबल क्लेम लास्ट में करेंगे डिस्कस, क्लास खत्म होने से पहले। चलिए जी बताइए, एग्जिस्टिंग कंपनी, प्रपोज्ड कंपनी क्या होगी? जल्दी बताओ। रिया सेतिया, आपने प्रपोज्ड कंपनी का मीनिंग गलत बताया है। बाकी सबने सही लिखा है। देखो, एग्जिस्टिंग कंपनी कौन सी होती है? जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो बनी हुई है और मार्केट में काम कर रही है, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, चाहे वो कंपनी पेपर्स के अंदर बनी हो, चाहे वो कंपनी एक्चुअल में बनी हो, उसे हम एग्जिस्टिंग मान के चलते हैं। प्रपोज्ड कंपनी कौन सी होती है? एक ऐसी कंपनी जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो बनी नहीं है, उसको बनाने के लिए प्रोसेस चल रही है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो पेपर्स के अंदर बनी हुई है, बन गई है ना, तो उसको हम एग्जिस्टिंग ही बोलेंगे। चाहे वो एक्चुअल में फिजिकली वर्क कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर प्रपोज्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसको बनाने के लिए प्रमोटर्स अभी सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, स्पाइस प्लस 33, 34 ये सब रेडी कर रहे हैं, फिर फाइल करेंगे आरओसी के पास, या फाइल कर दिया है पर अभी सर्टिफिकेट आया नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रपोज्ड कंपनी। अब ऐसे ही एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में लिखा हुआ है, तो जो अभी आपने एग्जिस्टिंग कंपनी का मीनिंग बताया, उसे हम क्या मान लेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स। ऐसे गुड्स जो अभी पड़े हैं, जो बन के तैयार हैं, रखे हुए हैं सेल होने के लिए। तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो अवेलेबल है, विच आर अवेलेबल। तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल। किसके पास? विद सेलर। तो ऐसे गुड्स जो सेलर के पास अवेलेबल है बेचने के लिए, उन्हें बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा, फ्यूचर गुड्स। प्रपोज्ड कंपनी, प्रपोज्ड गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे, पर एग्रीमेंट क्या आपका आज हो गया हो। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जिनका एग्रीमेंट हो गया है सेल करने के लिए, पर वो गुड्स सेलर के पास अभी अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? गुड्स विच विल बी अवेलेबल इन नियर फ्यूचर विद सेलर फॉर सेल। तो ऐसे गुड्स जो आज सेल नहीं हो सकते, बिकॉज वो गुड्स हमारे पास आज है ही नहीं, पर हम एग्रीमेंट कर सकते हैं आज, पर गुड्स की डिलीवरी कब होगी? फ्यूचर में होगी, उन्हें बोल देंगे फ्यूचर गुड्स। तीसरा है कंटिजेंट गुड्स। अच्छा, कंटिजेंट गुड्स पढ़ने से पहले
आपने अकाउंट्स के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़ा होगा, उसका मीनिंग क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी, बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर के किसी इवेंट होने पे डिपेंड होती है, उसे बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसे ही कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या बनता है? डाउटफुल। तो कंटिंजेंट गुड्स कौन से होंगे? ऐसे गुड्स जो अभी अवेलेबल नहीं है पर फ्यूचर में भी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये भी डाउट है, ये भी नहीं पता। तो फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस है। फ्यूचर गुड्स जो होते हैं वो हमको, वो सेलर के पास आएंगे, अवेलेबल होंगे, इस बात की कंफर्मेशन होती है। फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स में फ़र्क होता है। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स हैं जो सेलर के पास आज अवेलेबल नहीं है पर फ्यूचर में अवेलेबल होंगे, इस बात की कंफर्मेशन है। कंटिंजेंट गुड्स ऐसे गुड्स जो सेलर के पास आज अवेलेबल नहीं है पर फ्यूचर में भी आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है। तो कंटिंजेंट गुड्स का मीनिंग क्या बन गया? गुड्स विच में और मे नॉट बी अवेलेबल विद सेलर फॉर सेल। तो यहाँ पे मे और मे नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ऐसे गुड्स जो सेलर के पास अवेलेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बात है, उन्हें बोलते हैं हम कंटिंजेंट गुड्स। अब एग्जांपल लेते हैं कंटिंजेंट गुड्स का, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कि तो इजी थे। एक फार्मर है, उसका नाम ए है, ठीक है, और एक होलसेलर बी। फार्मर ए क्या करता है? फार्मिंग करता है। किस चीज की फार्मिंग कर रहा है? टोमेटोज की। और इसके जो फार्मिंग है वो रेनफॉल पे डिपेंड है कि टमाटर उगेंगे या नहीं उगेंगे, ये बारिश पे डिपेंड है, ठीक है। और रेनफॉल क्या है? अनसर्टेन। बारिश होनी ही होनी है, किसी को भी नहीं पता। कई बार बिना मौसम के बारिश हो जाती है और कई बार सीजन में या मानसून में भी नहीं होती। तो बी ने क्या किया? ए से एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। किस चीज को लेकर के? टोमेटोज को लेकर के। कितने टोमेटोज को लेकर के? 100 kg। तो जब ये एग्रीमेंट किया गया, उस टाइम पे ए ने बी को बोल दिया कि मैं आपको कंफर्म नहीं करता कि मैं आपको टमाटर दूंगा ही, ठीक है, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा आपको, क्योंकि जो मेरी खेती है वो डिपेंड किस पे है? रेनफॉल पे डिपेंड है। अगर बारिश हो जाती है, टमाटर उग जाते हैं, तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा 100 kg। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो टमाटर उगेंगे ही नहीं, बारिश नहीं हुई तो आपको मैं टमाटर कहाँ से दूंगा? फिर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ए ने पहले ही क्लियर कर दिया बी को, ठीक है। तो बी ने बोला कोई बात नहीं, आप देख लेना, अगर हो तो दे देना वरना रहने देना। अब इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। तो ऐसे गुड्स जो किसी कंडीशन पे डिपेंड है, तो वो कंडीशन पूरी हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों बात है, ठीक है, उन्हें बोल देंगे हम कंटिंजेंट गुड्स। बकवास नहीं करो क्लास में। चलो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स और एसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं? एग्जांपल लेते हैं, पेंटिंग, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जो मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबल होती है।
अब इनके केस में क्या होता है, इनके केस में आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, नॉन रिप्लेसेबल। ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई नहीं है, तो आप इस चार्ट को बना लेना, नोट कर लेना समझने के लिए। ऐसा कुछ भी नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन रिप्लेसेबल होते हैं, उनको आप किसी और गुड से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका भी। एक पेंटर है, कोई फेमस पेंटर है, इसने 3 पेंटिंग बनाई हुई है। ये पेंटिंग 1 है, आप मान लो इसमें कोई ड्राइंग वगैरह हो रखी है, हम खाली मान के चल रहे हैं। ये सेकंड पेंटिंग है, ये थर्ड पेंटिंग है। ठीक है, इसमें कोई ड्राइंग बनी हुई है। ये तीनों पेंटिंग अलग अलग है, तीनों सेम नहीं है, अलग अलग है। एक पर्सन है एक्स नाम का, उसने क्या किया, उसने पेंटिंग 2 बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसके साथ, पेंटर के साथ, कि मुझे आपकी सेकंड पेंटिंग परचेज करनी है। कितने की है, ये बोल रहा है कि ₹50,000। एक्स बोल रहा है कि ठीक है, डन है, ये मैं परचेज कर लूंगा। अब हुआ क्या कि जब पेंटिंग को सेल करने की बारी आई, इसमें कुछ डिफेक्ट था या कोई भी चीज़ इसमें थी जो ना तो पेंटर को पता थी और ना ही एक्स को पता थी। जब पेंटिंग देखी उस टाइम पे ठीक लग रही थी, पर जब पेंटिंग को डिलीवर करने की बारी आई उस टाइम पे उसमें कुछ डिफेक्ट था, और वो डिफेक्ट दोनों की नॉलेज में नहीं था। तो अब जो पेंटर है वो क्या बोल रहा है, आप पेंटिंग 2 छोड़ दो, बिकॉज उसमें डिफेक्ट है तो मैं आपको सेल नहीं कर पाऊंगा, आप 1 ले लो या 3 ले लो, मर्जी आपकी है। एक्स बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो वो स्पेसिफिक पेंटिंग ही चाहिए जो मैंने पसंद की थी, बाकी पेंटिंग तो मुझे पसंद आई नहीं थी ना, मुझे ये भी पसंद नहीं आई थी, मुझे ये भी पसंद नहीं आई, तो मैं सेकंड के बदले में रिप्लेस के तौर पे फर्स्ट और थर्ड कैसे ले लूँ। मुझे तो वो स्पेसिफिक पेंटिंग ही चाहिए जो मैंने पसंद की थी, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। इसको बोल देंगे स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जो हमने पसंद किए हैं, जो हमने चूज़ किए हैं, आपको वही मिलेगा। अगर वही नहीं मिल सकता तो आपको आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा, सेकंड पॉइंट। सेकंड में लिखा हुआ है अनएसर्टेन गुड्स, इनको हम बोलते हैं बल्क गुड्स, या बोल दो स्टॉक, टोटल स्टॉक। जैसे मान लो एक ए नाम का पर्सन है, उसको ना टमाटर परचेज करने हैं, वो किसी रेडी वाले के पास गया, उसकी रेडी पे बहुत सारे टमाटर रखे हुए थे, तो उनको हम क्या बोल देंगे, अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन मतलब कि टोटल जो गुड्स आपके लिए अवेलेबल है उसको बोलते हैं अनएसर्टेन। अब अब ए ने क्या किया, उसमें से 2 kg टोमेटोज तुलवा लिए, ठीक है, मेजर करवा लिए अपने परचेज करने के लिए, तो उसको बोल देंगे एसर्टेन गुड्स। तो एसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं, जब टोटल गुड्स में से आप कुछ गुड्स अलग कर देते हो, गुड्स सेपरेटेड फ्रॉम बल्क क्वांटिटी, या बोल दो ऐसे गुड्स जिनको हमने अनएसर्टेन में से अलग कर दिया, उसे बोल देंगे एसर्टेन गुड्स। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स थे। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्या बोल रहे हो ध्रुव? तो रेयरली नहीं है तो भाई वो देखो ना, रेयरली या तो रेयरली है या पेंटिंग है। अब वो पेंटिंग रेयरली कैसे बनी, बिकॉज वैसी पेंटिंग और कोई है ही नहीं ना, तीनों पेंटिंग अलग अलग है। जिस पेंटर ने पेंटिंग्स बनाई है उनके एक एक पीस ही बने हुए हैं, तो वो रेयर हुआ कि नहीं हुआ। सप्लाई एक की है और डिमांड बहुत से लोग कर रहे हैं, समझ गए। 3 पेंटिंग बनाई है, तीनों अलग अलग बनाई है, तीनों पेंटिंग अलग अलग है और उनकी क्वांटिटी भी सिर्फ एक एक है, और क्वांटिटी भी तो नहीं है ना, तो वो क्या बन गया हमारे लिए, रेयरली बन गया। कि सप्लाई तो आप एक कर रहे हो और डिमांड क्या हो रही है, बहुत सारी हो रही है।
चलिए फिर अभी हम इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल। तो आपका एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है वो सुन लो। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा ना, इसको घर से पढ़ना है आपको। तो आपको पेज नंबर 22.4 से पढ़ना है। पेज नंबर 22.4 से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, जिसमें आपको एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़ना है, फ्यूचर गुड्स पढ़ना है, कंटिजेंट गुड्स पढ़ना है, और इसी के अंदर आपको एसर्टेन्ड और अनएसर्टेन्ड भी मिल जाएगा। तो वो सारा आपको घर से पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग गुड्स, यहाँ से कल मैं कंटिन्यू करूँगा आगे। तो आपको ये हाफ पेज होमवर्क है, घर से पढ़ के आना है, पढ़ना है मतलब क्लास के अंदर आने से पहले। तो कल हम क्लास, जब भी क्लास कल या परसों होगी, राइट 11 o'clock स्टार्ट करेंगे, ताकि इस हाफ पेज में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्रुव का एक डाउट रह गया था, वो देख लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम को लेकर के, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी मनी जो आप कोर्ट में केस करके सामने वाली पार्टी से रिकवर कर सकते हो, पर वो पैसा आपका होना चाहिए जो आप रिकवर कर रहे हो, उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। चाहे वो डेट का पैसा हो, चाहे वो रेंट की फॉर्म में पैसा हो, चाहे आपने किसी को गुड्स सेल किए, ठीक है, आपने किसी को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे उधार में, और उसका उधार का टाइम खत्म हो गया, पर सामने वाली पार्टी आपके पैसे नहीं दे रही, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो, कोर्ट में केस करके वो पैसा आप रिकवर कर सकते हो, उसे बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। ठीक है ध्रुव? चलो ठीक है, फिर बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।